हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करने वाले सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के सभी प्रकार के प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। चाहे आप लोग कोई भी टेक्निकल गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीसीएल T2 का तैयारी कर रहे हैं, या बीआरसी का तैयारी कर रहे हैं, या एनपीसीएल का तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी टेक्निकल गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है, घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त मोटर होती है। यानी कि घरेलू रेफ्रिजरेटर होता है, इसमें कौन सा मोटर का प्रयोग करते हैं भाई? किसमें कहा, यानी कि घरेलू रेफ्रिजरेटर में कह रहा है। और घरेलू रेफ्रिजरेटर में दोस्तों यानी कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का प्रयोग करते हैं। किसका? सिंगल फेज, ठीक है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का प्रयोग करते हैं। आयन का मतलब क्या? इंडक्शन मोटर समझिएगा, ठीक है। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन ए में कह रहा है डीसी श्रेणी मोटर, तो डीसी श्रेणी मोटर का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। जबकि बी में कह रहा है यानी कि डीसी शंट मोटर, डीसी शंट मोटर का भी उपयोग नहीं करते हैं, यूनिवर्सल मोटर का उपयोग किया जाता है। ओनली फॉर जो है रेफ्रिजरेटर में यानी कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का उपयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन डी में दिया है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है सिंगल फेज मोटर स्वयं चालू नहीं हो सकती है क्योंकि वह, यानी कि सिंगल फेज मोटर दोस्तों यानी कि सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। क्या भाई? यानी कि सेल्फ स्टार्ट जो होता है, ठीक है, सेल्फ स्टार्ट जो होता है, ठीक है, सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। कौन सा मोटर? सिंगल फेज मोटर। जबकि थ्री फेज मोटर दोस्तों यानी कि सेल्फ स्टार्ट होता है। थ्री फेज मोटर जो होता है यानी कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है, ये जो है सेल्फ स्टार्ट होता है। तो क्यों नहीं होता है सेल्फ स्टार्ट, उसका रीजन बताना है। तो ऑप्शन ए में जो कह रहा है दोस्तों, कह रहा है केवल एक वेस्टर्न यानी कि वाइंडिंग पर पर्याप्त घूर्णन बल नहीं दे सकती है। तो ऐसा तो नहीं है। कमजोर चुंबकीय क्षेत्र, ऐसा भी नहीं होता है। 230 वोल्ट पर चलती, ऐसा भी नहीं होता है। इसमें मेन दोस्तों यानी कि जो फैक्ट है, फैक्ट ये है यानी कि पल्सेटिंग, ठीक है, यानी कि पल्सेटिंग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यानी कि स्पंदित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के कारण जो है ये स्वयं जो है प्रारंभ नहीं होता है। यानी कि सेल्फ स्टार्ट दोस्तों ये नहीं होता है। ये मोटर जो है यानी कि सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। किसके कारण? तो स्पंदित यानी कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है स्पंदित चुंबकीय क्षेत्र, तो राइट आंसर जो होगा इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से कौन सी मोटर अधिकतम आरंभिक घूर्णन देती है। यानी कि सबसे ज्यादा जो घूर्णन देगा कौन सा मोटर देगा भाई? यानी कि घूर्णन कह रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है? यानी कि घूर्णन कह रहा है। और सबसे ज्यादा जो घूर्णन देगा उसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि संधारित आरंभ मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। बी में कह रहा है शेडेड मोटर। सी में कह रहा है यानी कि प्रतिष्ठम्भ मोटर। और डी में कह रहा है यानी कि सर्वैतिक मोटर, जिसको यूनिवर्सल मोटर कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो होगा यूनिवर्सल मोटर का होगा। किसका? यूनिवर्सल मोटर का जो स्पीड होगा, ठीक है, यानी कि प्रारंभिक यानी कि घूर्णन बल जो होगा सबसे ज़्यादा होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो। और सबसे कम की अगर बात किया जाए तो शेडेड फ्लो मोटर हो जाएगा। इसको जो यानी कि बनाते हैं दोस्तों यानी कि 3 से, ठीक है, 3 से लेकर के 35 वाट तक बनाया जाता है, ठीक है। ये सब ध्यान रखिए। कभी कभी 28 भी रहता है ऑप्शन में, है ना। ए में कह रहा है संधारित प्रारंभ मोटर, ठीक है, ये भी छोटा ही मोटर होता है। प्रतिष्ठम्भ मोटर जो है इस दोनों के अपेक्षा यानी कि बड़ा होता है, लेकिन यूनिवर्सल मोटर से क्या होता है, इसका यानी कि प्रारंभिक घूर्णन बल कम होता है, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा इसका डी सही हो जाएगा। क्या सही होने वाला है? इसका भी यानी कि डी सही होने वाला है। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक सीलिंग फैन, ठीक है, जिसमें संधारित प्रारंभ मोटर लगी है, स्विच बंद करने पर घूमती नहीं है। यदि उसे किसी दिशा में यानी कि दिशा में धक्के से घुमा दिया जाए तो वह चलने लगती है। इसका कारण क्या है? कोई एक मोटर है और वो अगर उसको यानी कि ऑन किया जाता है तो वो स्टार्ट नहीं यानी कि घूमता नहीं है, कोई भी दिशा में यानी कि घूर्णन नहीं करता है। और घूर्णन नहीं करने का मेन कारण क्या है? ऑप्शन ए में कह रहा है फ्यूज ब्लो हो गया है, तो फ्यूज ब्लो होने से इस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। बी में कह रहा है यानी कि खुला सेंट्रीफ्यूगल स्विच। सी में कह रहा है खुला धारक। और डी में कह रहा है यानी कि धारक का लघु पतन, ठीक है, यानी कि शॉर्टेड कैपेसिटर। तो देखिए दोस्तों, अगर ऐसा स्थिति है तो मोटर पे जो खुला धारक होने के कारण जो है ये, अगर उस पर यानी कि फोर्स लगाते हैं तो जिस दिशा में हो उस दिशा में यानी कि वो रोटेशन चालू कर देता है। तो ये जो कारण होता है मान लीजिए यानी कि इसके कारण यानी कि जो धारक होता है वो खुला रहता है, यानी कि कैपेसिटर जो है वो खुला होता है, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर की दिशा क्या बदलने से
विपरीत की जा सकती है, ठीक है। यानी कि सिंगल फेज मोटर का कार्य है किसका, यानी कि सिंगल फेज मोटर का, यानी कि दिशा बदलना है। क्या बदलना है, दिशा बदलना है। तो दिशा बदलने के लिए या तो आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल को बदलेंगे, ठीक है, या तो आर्मेचर, ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल को बदलेंगे या फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल को बदलेंगे। या तो आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल को बदलेंगे या फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल को बदलेंगे। तो इससे क्या होगा, मोटर का जो, यानी कि मोटर जिस दिशा में घूम रहा है उससे विपरीत दिशा में वो रोटेशन चालू कर देगा। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है इनकी प्रदायी स्रोत के संबंध को बदलना, तो इससे कुछ होगा नहीं भाई। बी में कह रहा है गतिशील और प्रारंभिक कुंडलियों दोनों के संबंधन एक साथ बदलना, दोनों को अगर एक साथ भी बदलेंगे तो मोटर जो है यानी कि एक ही दिशा में घूर्णन करेगा। सी में कह रहा है केवल गतिशील कुंडली के संबंधन बदलना। डी में कह रहा है गतिशील कुंडल अथवा आरंभिक कुंडलन के संबंधन बदलना। अथवा का मतलब ये क्या होगा, या तो प्रारंभिक कुंडली को बदलेंगे या यानी कि गतिशील कुंडलन को बदलेंगे या आरंभिक कुंडलन को बदलेंगे, यानी कि कोई एक को अगर बदल देंगे तो इससे जो मोटर का घूर्णन का दिशा जो होगा वो विपरीत हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा इसका भी डी सही हो जाएगा। जबकि बी में जो कह रहा है गतिशील और आरंभिक कुंडली दोनों को संबंधन का यानी कि एक साथ बदलना, तो अगर एक साथ बदलते हैं, ठीक है, तो ये मोटर जो है यानी कि जिस दिशा में घूम रहा है उसी दिशा में रोटेशन करेगा, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है सिंगल फेज मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या कार्य है, ठीक है। यानी कि सिंगल फेज मोटर में, किसमें भाई, यानी कि सिंगल फेज मोटर में, और सेंट्रीफ्यूगल स्विच का, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच का, सेंट्रीफ्यूगल स्विच का। और इसका यानी कि मेन वर्क जो होता है दोस्तों, जब यानी कि मोटर जो है प्रारंभ में 75 से 80% तक तो गति प्राप्त कर लेता है, तो ये स्टार्टिंग वाइंडिंग को दोस्तों डिस्कनेक्ट कर देता है। क्या कर देता है, यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर देता है। ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है कह रहा है कि निश्चित दिशा में घूर्णन बल प्रदान करता है, तो ये घूर्णन बल प्रदान नहीं करता है। बी में कह रहा है यानी कि मोटर जब 75% गति पकड़ ले तब प्रारंभिक कुंडलन को अलग कर देता है। प्रारंभिक का मतलब क्या, यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग, ठीक है। किस क्या कौन सा वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग। और स्टार्टिंग वाइंडिंग दोस्तों क्या करता है, ये अलग कर देता है स्टार्टिंग वाइंडिंग को। तो राइट आंसर जो होगा इसका बी सही हो जाए, क्योंकि बी में जो दिया हुआ है और ये स्पीड कितना तक होता है, यानी कि इसमें तो 75 ही दिया है, ऑप्शन में 75 से अगर 80 भी रहे तो इसको टिक करना है, ठीक है। 75 से 80% तक जब मोटर स्पीड पकड़ लेता है तो स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर देता है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि सर्वैथिक मोटर यानी कि यूनिवर्सल मोटर का क्या लाभ है ना। इसका यानी कि बेनिफिट बताना है। कौन सा मोटर का भाई, यानी कि यूनिवर्सल मोटर का बेनिफिट बताना है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है पूर्ण भार पर अधिक गति प्रदान करता है। बी में कह रहा है विभिन्न भार पर विभिन्न गतियाँ प्रदान करती है। सी में कह रहा है घोषित गति केवल पूर्ण भार पर देती है। सी में कह रहा है सारे भारों पर स्थिर गति प्रदान करती है। तो देखिए यानी कि यूनिवर्सल मोटर का मेन वर्क जो है, यूनिवर्सल मोटर का यानी कि जो वर्क है ये है विभिन्न भारों पर विभिन्न गतियाँ प्रदान करता है, यानी कि जिस हिसाब से भार रहता है उसी हिसाब से इसका यानी कि गति होता है, ठीक है। क्या होता है, गति होता है। तो विभिन्न भार पर विभिन्न गतियाँ होती है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसका यानी कि अगर जैसे कि अगर भार बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे यानी कि भार बराबर जो होता है ये समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, ठीक है। यानी कि भार बराबर जो होता है, ठीक है, भार बराबर जो होता है गति होता है, भार बराबर गति होता है। अगर गति बढ़ रहा है तो भार कम जाएगा, अगर गति कमेगा तो भार बढ़ जाएगा, है ना। यानी कि एक दूसरे को क्या होता है, अपोजिट होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि एक एकल फेज मोटर में प्रारंभिक कुंडलन और द्वितीय कुंडलन के बीच कितने अंश का अंतर होता है। किसमें कह रहा है भाई, यानी कि सिंगल फेज मोटर में कह रहा है। और सिंगल फेज मोटर में जो प्रारंभिक कुंडलन है यानी कि उसमें और द्वितीय कुंडलन में जो अंतर होता है वो 90 डिग्री का होता है। कितना का होता है, 90 डिग्री का होता है। जबकि यानी कि 3 फेज की अगर बात किया जाए तो इसका जो होता है यानी कि 120 डिग्री का होता है। इसमें यानी कि अंतर जो होता है 120 डिग्री का होता है, ठीक है ना। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, 90 डिग्री। तो ऑप्शन ए में कह रहा है 60, तो 60 का नहीं होता है ना, 180 का होता है। ये जो होगा दोस्तों यानी कि 90 का होगा, क्योंकि सिंगल फेज का पूछ रहा है। अगर 3 फेज का पूछता तो 120 डिग्री होता। तो राइट आंसर जो होगा डी में दिया हुआ है 90 डिग्री, करेक्ट आंसर इसका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि वाणिज्यिक तौर पर सिंगल फेज मोटर निम्नलिखित अश्व शक्ति तक बनाई जाती है। कौन सा भाई, यानी कि सिंगल फेज मोटर, है ना, सिंगल फेज मोटर। और सिंगल फेज मोटर को दोस्तों यानी कि जो बनाते हैं, ठीक है,
मेनली 2 एसपी तक बनाया जाता है। कितना तक भाई? 2 एसपी तक बनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन किस में दिया है 2 एसपी? ऑप्शन बी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो बी इसका सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि 1400 मिमी स्वीप के छत के पंखों में मोटर की रेटिंग क्या है? किसमें? यानी कि 1400 मिमी में कह रहा है ना, और 1400 मिमी की बात है, ठीक है, 1400 मिमी की बात है। और 1400 मिमी में जो यानी कि स्वीप लगा होता है वो भी छत के पंखे में, और इस मोटर का जो रेटिंग होने वाला है दोस्तों, ठीक है, इसका जो रेटिंग होने वाला है ये 120 से 180 वाट, 120 से 180 वाट होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सच का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है सर्वत्रिक मोटर निम्नलिखित पर चलती है। सर्वत्रिक मोटर का मतलब क्या? यानी कि यूनिवर्सल मोटर, है ना, यूनिवर्सल मोटर। और यूनिवर्सल मोटर दोस्तों यानी कि जो वर्क करता है एसी पे भी चलता है और साथ ही साथ यानी कि डीसी पे भी चलता है, एसी पे भी चलता है और यानी कि डीसी पे भी चलता है, ये दोनों धारा पे वर्क करता है। ऑप्शन ए में कह रहा है ओनली फॉर एसी सप्लाई, तो एसी सप्लाई पे करता है लेकिन ओनली फॉर नहीं भाई। बी में कह रहा है ओनली फॉर डीसी सप्लाई, तो डीसी सप्लाई पे भी करता है लेकिन ओनली फॉर नहीं, ठीक है ना। और सी में जो कह रहा है यानी कि एसी एंड डीसी सप्लाई, तो ये दोनों पे वर्क करता है, तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्दी मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।